हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस समय जो पीसीएस मंत्रा में चल रहा है 3.0 के अंतर्गत जो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उसी के अंतर्गत ये टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। बाकी ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और इसमें जो है कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और लास्ट में एनालिसिस जरूर कर लिया करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। देखिए इसमें जीएस और हिंदी दोनों सेक्शन को प्रॉपर कवर किया गया है, तो इसमें हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे। बाकी जो आपका हिंदी वाले सेक्शन है उसे अगली वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आप लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसमें देखिए आपके जीएस का पूरा मतलब फुल ये आपका फुल टेस्ट है, जिसके में आपको जीएस के जहाँ से जो आपका आर का सिलेबस है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ इसमें करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी कवर किया गया है, तो करंट अफेयर वाला सेक्शन भी आप लोगों का साथ में तैयार होता रहेगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और देखिए अब जैसे कि 2 महीने से कम का समय रह गया है एग्जाम में, तो आप लोग जो है जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको रिवीजन का समय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ते हैं उसको यह मान के चलिए कि यह आपका लास्ट टाइम है। ठीक है, अर्थात इसके बाद आपको रिवीजन नहीं करना है, या फिर रिवीजन के पर्पज़ से पढ़े या फिर से जिस भी पर्पज़ से पढ़ रहे हो इसके बाद आपको रिवीजन नहीं करना है, तो इतने अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कर रहे हैं अच्छे से प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया करें। जो भी आपका एक्सप्लेनेशन वगैरह होता है उसको अच्छे से देखा करें। ठीक है, क्योंकि केवल क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी आपके डाउट हो रहे हैं डाउट को जरूर क्लियर कर लिया करें। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड जिस भी पॉइंट या जिस भी सिलेबस से रिलेटेड आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है उसे जरूर क्लियर कर लिया करें। और इसमें जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे इसमें कोशिश किया जाएगा कि आप लोगों की कोई भी डाउट ना रहे, सारे डाउट क्लियर हो जाएं। बाकी और इससे रिलेटेड जो भी आपके टेस्ट हैं, स्टडी मटेरियल है, वो भी आप लोगों को पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया गया है। जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के आप लोग उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 200+ लोग उसे ऑलरेडी ही ज्वाइन कर चुके हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, प्राचीन भारतीय पुस्तक और उनके अंग्रेजी अनुवादक के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? भगवद गीता का अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। हितोपदेश का अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। अभिज्ञान शाकुंतलम का हैमिल्टन ने और पंचतंत्र का थॉमस नॉर्थ ने। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम की। अगर हम बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स द्वारा किया गया था, ना कि हैमिल्टन द्वारा। ठीक है, विलियम जोन्स द्वारा। विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, न कि हैमिल्टन ने। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी भगवद गीता का चार्ल्स विल्किंस ने, हितोपदेश और भगवद गीता का अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। पंचतंत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था थॉमस नॉर्थ द्वारा और अभिज्ञान शाकुंतलम का विलियम जोन्स द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही सम्मिलित है? बाबरकोट है पाकिस्तान में, बाबरकोट पाकिस्तान में है। और जो आपका मालवड़ है या हरियाणा में है, पादरी है गुजरात में और हुलास है उत्तर प्रदेश में। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी है, हुलास उत्तर प्रदेश में है। बाकी आपके विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी विकल्प आपके गलत है। बाबरकोट की बात करें, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है या सैंध स्थल बाबरकोट, यह गुजरात में स्थित है। यह आपके गुजरात में है, यह गुजरात में है। ठीक है, जो मालवड़ है ये भी गुजरात में है। और जो आपका पादरी है ये आपकी पादरी की बात करें, पादरी जो हड़प्पाई स्थल है, ठीक है, पादरी जो हड़प्पाई स्थल है ये आपके पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। ठीक है, बाकी बाबरकोट मालवड़ ये दोनों सैंध स्थल है गुजरात में, हुलास है उत्तर प्रदेश में और पादरी वाला क्षेत्र है गुजरात, वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के आसपास वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुराणों में नर्मदा नदी को मेकल पर्वत की कन्या कहा गया है। पुराणों में नर्मदा नदी को मेकल पर्वत की कन्या कहा गया है। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप का 5 भागों में विभाजन किया गया है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही है। सर्वप्रथम राजशेखर ने नर्मदा नदी को उत्तर और दक्षिण के बीच की सीमा रेखा माना था और पुराणों में नर्मदा नदी को मेकल पर्वत की कन्या बताया गया है। मेकल को मैकाल पर्वत
के जो समीकृत है या माना जाता है, अर्थात मेकल पर्वत को ही माना जाता है कि यह मैकाल पर्वत है, ठीक है। और ऐतरेय ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप को 5 भागों में बांटा गया है, इसका उल्लेख मिलता है। दोनों विकल्प इसके बारे में सही हो जाएगा, इसका सही आंसर सी है। राजा, सूची फर्स्ट में राजा और सूची सेकंड में राज्य को दिया गया है, इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। जो आपके चंड प्रघोत या कहाँ के राजा थे, चंड प्रघोत की बात करें या अवंती के राजा थे, ठीक है। उदयन, उदयन की बात करें तो यह जो है वत्स के राजा थे उदयन। प्रसेनजीत कौशल के राजा प्रसेनजीत थे और अजात शत्रु मगध के थे, अजात शत्रु मगध के, ठीक है। इसका जो सही आंसर है 3 2 4 1, ऑप्शन डी 3 2 4 1, ये सी हो जाएगा। सातवाहनों के सोने के सिक्के दिनार कहे जाते थे, सातवाहनों के सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। और कुषाण स्वर्ण सिक्कों का वजन 124 ग्रेड यानी ग्रेन है, ठीक है, 124 ग्रेन के बराबर हो गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। और ये क्वेश्चन इसके पहले भी किसी प्रैक्टिस टेस्ट में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। कुषाणों द्वारा जो सोने के सिक्का जारी किया गया था यह लगभग 124 ग्रेन के बराबर हुआ करता था। और सातवाहनों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए थे, ये गलत है। सातवाहनों के द्वारा सबसे अधिक सीसा, तांबा, पोटीन, पोटीन जिसका निर्माण चांदी और तांबे के मिश्रण से किया जाता था, ठीक है। और उसके साथ साथ कांसे के सिक्के मुख्य रूप से जारी किए गए थे, ठीक है। और कुषाणों में बात करें, पहले कुषाण वंश ने शासक जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। कुषाण जो है यह पहले शासक हैं जिनके द्वारा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है। और इनके जो सोने के सिक्के हैं इनको दिनार कहा जाता था, इनके सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, ठीक है। तो आपका पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में गलत है। सहजिया संप्रदाय का संबंध है महादम्बा से, एक सरल संप्रदाय का संबंध शंकर देव से है, महानुभाव पंथ गोविंद प्रभु और अलखनामी संप्रदाय का संबंध लालगिरी से है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, सॉरी कौन सा विकल्प गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका गलत है। सहजिया संप्रदाय की स्थापना बंगाल में की गई थी और इसकी स्थापना चंडीदास ने की थी, इसकी स्थापना जो है चंडीदास द्वारा किया गया था, चंडीदास द्वारा, ठीक है, चंडीदास द्वारा इसका स्थापना किया गया, ठीक। और कहाँ पे किया गया था, बंगाल में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो स्थान है ये भी पूछ सकता है। बाकी जो आपका एक सरल संप्रदाय, एक सरल संप्रदाय की स्थापना शंकरदेव ने किया था, बात बिल्कुल ठीक है। महानुभाव पंथ गोविंद प्रभु और अलखनामी संप्रदाय लालगिरी, ये सभी आपका सही हो जाएगा, ये सभी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालवा शैली में निर्मित अष्ट जहाज महल का निर्माण सुल्तान महमूद द्वारा कराया गया था। गुजरात के विजय स्तंभ की स्थापना महमूद खिलजी ने की थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा, फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। देख मध्यकाल में प्रांतीय स्थापत्य शैली के अंतर्गत मालवा शैली में अनेक इमारतों का निर्माण किया गया था और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के धार जिले में यह जो जहाज महल है इसका निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश के धार जिले में जहाज महल का निर्माण किया गया था। जहाज महल का जो निर्माण है सुल्तान महमूद द्वारा कराया गया था, इसका निर्माण सुल्तान महमूद द्वारा कराया गया था, ठीक है, महमूद द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के मांडू में महमूद खिलजी द्वारा मांडू का किला और विजय स्तंभ का निर्माण भी कराया गया था। बाज बहादुर और रानी रूपमती का महल भी मांडू में ही स्थित है और मालवा राज्य की पुरानी राजधानी धार थी। मालवा राज्य की जो पुरानी राजधानी थी वो धार थी, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर है, पहला सही है, दूसरा गलत। मुगल कालीन अधिकारी और उनके विभागों से संबंधित जो गलत युग्म है उसका पहचान करना है। हरकारा जासूस यह संदेशवाहक थे। मीर ए बर्र वन विभाग का अधीक्षक होता था। मुसद्दी जल सेना का प्रधान अधिकारी था और मीर ए आतिश शाही तोपखाने का प्रधान अधिकारी था। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुसद्दी की अगर हम बात करें, मुसद्दी बंदरगाह के प्रशासन की देखभाल करता था। मुसद्दी बंदरगाह की प्रशासन की देखभाल करने वाला महत्वपूर्ण अधिकारी था। जल सेवा का प्रधान को मीर ए बहर कहा जाता था। जो जल सेना का प्रधान था इसको मीर ए बहर कहा जाता था, मीर ए बहर। बाकी मुसद्दी की बात करें तो यह बंदरगाह की देखभाल करने वाला अधिकारी था। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल में व्यापार करने वाले अनधिकृत ब्रिटिश व्यापारियों को इंटरलॉपर कहा जाता था। प्लासी के युद्ध में सिराज के विरोधियों में शामिल थे पूर्णिया के सूबेदार शौकत जंग, मौसी घसीटी बेगम और सेनापति मीर जाफर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। मुजफ्फर अहमद एक चट्टियार, मुजफ्फर अहमद एवं ऐसे चट्टियार, एसर डागे, गुलाम हुसैन, इनका संबंध किससे था? मेरठ षड्यंत्र मामला, लखनऊ षड्यंत्र मामला, दिल्ली षड्यंत्र मामला या फिर कानपुर षड्यंत्र मामला? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये लोग कानपुर षड्यंत्र केस से जुड़े थे। ठीक है, और कानपुर षड्यंत्र केस की अगर हम बात करें, 1922 में महात्मा गांधी द्वारा चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को रोकने के बाद, आंदोलन को रोकने की निराशा के बाद जो क्रांतिकारी युवा थे, जो युवा क्रांतिकारी थे, इन्होंने कानपुर में उत्तर भारत में इन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया। और 1923 में मुजफ्फर अहमद, एसआर डागे और जो आपके एस चट्टियार हैं, गुलाम हुसैन, इनके द्वारा मिल करके बहुत सी जो शस्त्रागार क्रांति की गई थी, उसके साथ साथ वहाँ पे बहुत से लूटपाट का क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया। तो ये जो घटना है आपका 1923 की है, याद रखिएगा। ठीक है, 1923 की यह घटना है और यह कानपुर षड्यंत्र केस से संबंधित है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। वेवेल योजना के बारे में देखिए। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदुओं को शामिल किया गया था और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर थी। हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो कार्यकारी परिषद थी इसमें बराबर थी। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण का कथन जो है उसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। देखिए, अक्टूबर 1943 में लीन लिथगो की जगह वेवेल भारत के वायसराय बनकर आए थे। कार्यकारी परिषद में हिंदुओं को शामिल किया गया और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होनी थी, ऐसा कुछ प्रावधान किया गया था। ठीक है, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, तो दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। माउंटबेटन योजना के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है? भारतीय रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी। पूर्वोत्तर सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया। इसमें पाकिस्तान के संविधान निर्माण के लिए एक अलग संविधान सभा का प्रावधान किया गया। 18 जुलाई को माउंटबेटन ने भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही नहीं है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 22 मार्च 1947 को भारत के 34वें और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर के रूप में माउंटबेटन भारत आए थे और जिनका एकमात्र उद्देश्य था अति शीघ्र भारत को एक पूर्ण स्वतंत्रता देना, पूर्ण राज्य का दर्जा देना। कह सकते हैं कि भारत को स्वतंत्र करना, चाहे वो पाकिस्तान के विभाजन के बाद, चाहे मतलब कह सकते हैं कि भारत के विभाजन के बाद या फिर भारत के विभाजन के बगैर भारत को जितना जल्दी हो सके स्वतंत्रता देना। इस उद्देश्य से अंतिम वायसराय के रूप में, अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय के रूप में माउंटबेटन की नियुक्ति की गई थी। भारतीय रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, बात बिल्कुल ठीक है। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह होना था और इसमें पाकिस्तान के संविधान निर्माण के लिए एक अलग संविधान सभा का प्रावधान भी किया गया था। ठीक है, तो 28 जुलाई को माउंटबेटन ने भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की। ये गलत है, यह योजना जो प्रस्तुत किया गया था यह किया गया था 22 मार्च 1947 को। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नरेंद्र गोसाई की जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र मामले में वह सरकारी गवाह बने थे? अलीपुर षड्यंत्र मामला, कानपुर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अलीपुर षड्यंत्र मामला। अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बनकर नरेंद्र गोसाई की कन्हाई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी, विश्वासघात करने के कारण। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। कृष्ण कुमार ने बंगाल विभाजन के सर्वप्रथम ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री की रचना की थी। हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री की रचना की थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी है। दोनों विकल्प या दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। याद रखिएगा, यह स्वदेशी आंदोलन के समय हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री की रचना किसके द्वारा की गई थी? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से किसने मांटेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन ऊषा काल कहा था? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, तेज बहादुर सप्रू या फिर जवाहरलाल नेहरू? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने सूर्य विहीन उषा काल कहा था। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इसका सही है। मांटेग्यू घोषणा पत्र यह 1919 का है।
जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। साधारण ब्रह्म समाज के संदर्भ में देखिए, इसकी शुरुआत केशव चंद्र सेन ने की थी। इसने परम सत्ता में विश्वास के सिद्धांत और वेदों की त्रुटिहीन होने की मान्यता को स्वीकार किया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प आपके गलत हैं। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। देखिए 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी जो 13 वर्ष की उनकी पुत्री थी, नाबालिग पुत्री, इसका विवाह जो है कुछ बिहार के राजा से कर दिया। पहले ये क्या थे? पहले जो है बाल विवाह के यह विरोधी थे और इन्हीं के प्रयासों से बाल विवाह प्रतिषेध एक कानून भी लाया गया था। लेकिन आगे चल करके इन्होंने ही इस कानून का क्या कर दिया था? उल्लंघन कर दिया था और अपने 13 वर्षीय मतलब अल्पायु पुत्री का विवाह कुछ बिहार के राजा से कर दी थी। उसके बाद हिंदू महाराज के साथ सभी जो वैदिक कर्मकांड है हिंदू रीति रिवाज से किया गया। केशव चंद्र सेन के साथियों ने इसका कड़ा विरोध किया और इस घटना ने केशव चंद्र सेन के भारतीय ब्रह्म समाज में एक और विभाजन कर दिया। ठीक है, लोग जो हैं जो इनके द्वारा स्थापित भारतीय ब्रह्म समाज था इससे अलग हो गए। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा ही इसका उल्लंघन किया गया था। और 1878 के बाद केशव चंद्र सेन से नाराज होकर के जो इसके कुछ और मतलब अनुयायी थे, सदस्य थे, इन्होंने साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया था। साधारण ब्रह्म समाज जिसका प्रारंभ आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्त द्वारा मिलकर के किया गया था और इसने ब्रह्म समाज का ही अनुसरण किया। यह परम सत्ता ईश्वर में विश्वास करता था। कोई भी शास्त्र या व्यक्ति त्रुटिहीन नहीं है। इनका मानना था कि कोई भी शास्त्र या व्यक्ति त्रुटिहीन नहीं है। ठीक है, तर्क, सत्य और नैतिकता के सिद्धांत को इनके द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में पोंडू कुमारी जरा यह क्या है? यह स्थानांतरित कृषि से संबंधित स्वदेशी कृषि पद्धति है। विभिन्न प्रदेशों में देवियों को दी जाने वाली पारंपरिक उपाधियां, भारत के विभिन्न भागों में प्रयुक्त होने वाले प्राचीन सिक्कों के प्रकार या फिर विभिन्न जनजातीय समुदायों द्वारा मनाए जाने वाले प्राचीन त्योहार। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा यह स्थानांतरित कृषि के नाम है, पोंडू कुमारी और जरा। ठीक है, पोंडू कुमारी और जरा। देखिए बात करेगा जरा, यह आपके जो दक्षिणी राज्य हैं यहाँ पे स्थानांतरित कृषि को जरा के नाम से जाना जाता है। जरा दक्षिण भारत में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में। जो आपका पोडू है, पोडू कहाँ कहा जाता है? पोडू आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को पोडू कहते हैं। और कुमारी जो कहा जाता है या पश्चिमी घाट, मुख्य रूप से केरल वाले क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है कुमारी। ठीक है, तो यह एक स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि की एक पद्धति है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए। 1870 के दशक पावना विद्रोह के संदर्भ में देखिए, इसने बंगाल में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। पावना रैयत लीग का गठन जमींदारों के विरुद्ध किसानों को संगठित करने के लिए किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर बी है। दूसरा आपका सही है, पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत है। ठीक है, पावना विद्रोह की बात करें, इसका जो समय है 1873 से लेकर के 1876 ईस्वी तक पावना विद्रोह मुख्य रूप से सक्रिय था और यह जो हुआ था बंगाल में हुआ था, बंगाल वाले क्षेत्र में पावना विद्रोह हुआ था। 1873 में किसानों द्वारा पावना एग्रेरियन लीग का गठन किया गया था और लीग ने मुकदमेबाजी के खर्चों को कम करने के लिए धन एकत्रित किया। ग्रामीणों को संगठित करने के लिए सामूहिक बैठकों का आयोजन किया गया और इस विद्रोह के परिणामस्वरूप जमींदार व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन नहीं हुआ था। इसके बजाय इसने कुछ कानूनी सुधारों को प्रेरित किया, अर्थात इन विद्रोह के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा कुछ कानूनी सुधार किए गए थे। ठीक है, और 1885 का जो बंगाल काश्तकारी अधिनियम है, यह मान सकते हैं कि इसी की देन है। ठीक है, जो 1885 में बंगाल का काश्तकारी नियम लाया गया, जिसके माध्यम से जो आपके भू राजस्व हैं उससे संबंधित जो कृषि भूमि है उससे संबंधित कुछ सुधार किए गए थे। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो कानून लाया गया था, जमींदारों और काश्तकारों इन दोनों को अधिकारों को स्पष्ट रूप से क्या करना है, इसका उल्लेख करना। ठीक है, नहीं तो जमींदारों का जो अधिकार है यह ज़्यादा मतलब बहुत अधिक जमींदारों का अधिकार हुआ करता था और इनके द्वारा जो है जो काश्तकार अर्थात किसान थे इनका शोषण किया जाता था। ठीक है, जो उसके बाद जो बंगाल का काश्तकारी अधिनियम आता है 1885 में, इसके माध्यम से इसमें कुछ सुधार किए गए थे। ठीक, तो याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा बंगाल का काश्तकारी अधिनियम कब आया था। ठीक है, बंगाल काश्तकारी क्वेश्चन भी बन सकता है। काश्तकारी अधिनियम ये आपका 1885 का है। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। सेवा सदन के संदर्भ में देखिए, सेवा सदन की स्थापना रामाबाई रानाडे द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य जाति व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक असमानताओं का पूर्ण उन्मूलन था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है।
सेवा सदन जो कि एक मानवतावादी संगठन था और इसका स्थापना 1885 में, स्थापना 1885 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 1885 में रामाबाई रानाडे द्वारा इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। और रामाबाई रानाडे के बारे में अगर और हम बात करें तो यह भारत महिला जो आंदोलन था इसकी महत्वपूर्ण नेतृत्व करता है, कह सकते हैं कि इसकी लीड नेतृत्व करता थी, ठीक है। प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या था, जो सेवा सदन की स्थापना की गई थी, इसका प्राथमिक उद्देश्य जाति व्यवस्था या सामाजिक आर्थिक असमानताओं का पूर्ण उन्मूलन नहीं था, बल्कि यह संगठन महिलाओं के कल्याण से संबंधित जो मुद्दे हैं वह देखता था और इनके इस समाज में इनकी जो व्यवस्था, इनके खिलाफ जो कुरीतियां विद्यमान थी इसको समाप्त करने पर मुख्य रूप से फोकस करता था, ठीक है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देखिए, प्रभात फेरी, जादुई लालटेन और वानर सेना या तीनों का संबंध किससे है? प्रभात फेरी, जादुई लालटेन और वानर सेना का संबंध किस आंदोलन से है? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर रॉयल इंडियन नेवी आंदोलन? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपके 1930 में हुआ था और इसी से संबंधित है प्रभात फेरी आंदोलन, जादुई लालटेन और वानर सेना, ठीक है। इसी समय किया गया था इन सबका गठन। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्न में से किस हिमालय के नाम से जाना जाता था? सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय, कुमायूं नेपाल या फिर असम हिमालय? इसे जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से, इसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें जो हिमालयी क्षेत्र है जिसे विभिन्न भागों में बांटा गया है, अगर इसे हम बात करें सिंधु, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सिंधु और सतलज के मध्यवर्ती क्षेत्र जो स्थित है, जो हिमालय स्थित है उसे हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से, ठीक है, कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सतलज और आपका जो काली नदी है, सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय स्थित है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद काली और तीस्ता के बीच वाले क्षेत्र को, काली और तीस्ता के बीच में जो स्थित है इसे हम किस नाम से जानते हैं? काली और तीस्ता के मध्यवर्ती क्षेत्र को हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, इसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता और आपका जो ब्रह्मपुत्रा या फिर तीस्ता नदी है, ठीक है, काली और तीस्ता, एक सेकेंड, काली नेपाल हिमालय जो जाना जाता है, काली नदी और तीस्ता नदी, हाँ ठीक है। और तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्रा नदी, कहीं कहीं देखिए, कहीं कहीं आपको दिहांग देखने को मिलेगा, कहीं कहीं ब्रह्मपुत्रा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दिहांग हिमालय, इसके मध्यवर्ती क्षेत्र को जो जाना जाता है वो असम हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है, असम हिमालय के नाम से जानते हैं, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। जो आपका सिंधु और सतलज के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली के बीच जो हिमालय स्थित है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय स्थित है और तीस्ता और दिहांग हिमालय के बीच में है, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में असम हिमालय है, ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। पश्चिमी घाट के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है? पश्चिमी घाट के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका उत्तरी भाग दक्षिणी भाग की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। इसका उत्तरी भाग दक्षिणी भाग की अपेक्षा अधिक ऊंचा है और इसकी सबसे दक्षिण की जो सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अगर उत्तरी भाग ऊंचा होता तो उत्तर की चोटी सबसे ऊंची होती, ठीक है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। सबसे ऊंची चोटी जो है या फिर से इसका जो दक्षिणी भाग है या उत्तरी भाग की अपेक्षा ऊंचा है, न कि उत्तरी भाग ऊंचा है, ठीक है। उत्तरी भाग नीचे है जबकि दक्षिणी भाग ऊंचा है, ठीक। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है आपकी अनाईमुड़ी और इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा, 2 और 3। नागा पहाड़ी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा के बीच में स्थित है। इलायची पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के बीच में। सेवराय पहाड़ी है तमिलनाडु में। कौन सा विकल्प इसका सुमिलित होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत है। नागा पहाड़ी भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। नागा पहाड़ी जो है यह भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, म्यांमार की सीमा पर स्थित है नागा पहाड़ी। बाकी इलायची पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के बीच में और सेवराय पहाड़ी है तमिलनाडु में। सही आंसर इसका बी है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है? नाथुला, बोमडिला, सिपकिला या फिर जोजिला? कौन सा दर्रा इसमें से सिक्किम में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाथुला सिक्किम में है।
नाथुला दर्रा आपकी सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। बोमडिला दर्रा की बात करें या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सिपकिला दर्रा। और जोजिला दर्रा जो है यह लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से मापा जाता है। भारत के 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। भारत का सर्वाधिक समुद्री तट रेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प इसका सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा है सिक्किम में, लिपुलेख दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बात बिल्कुल ठीक है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ये बात भी आपका सही हो जाएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, लेकिन लिपुलेख दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। बात करें अगर हम लिपुलेख दर्रा की, यह कहाँ पे है? लिपुलेख दर्रा जो स्थित है यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में लिपुलेख दर्रा स्थित है, ठीक है। बाकी पहला और दूसरा सही हो जाएगा। उसके साथ साथ कुछ जैसे लिपुलेख दर्रा हो गया, माना हो गया, ठीक है, ये दोनों दर्रे कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। सही आंसर इसका ए। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर, कांडला, मर्मुगोवा और जंजीरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एन्नौर जो है यह आपके पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। एन्नौर पूर्वी तट पर। भारत जो है यह 3 तरफ से आपके समुद्रों से घिरा हुआ है, ये बात आप लोगों को पता ही है। पश्चिम तट अनेक बंदरगाह पाए जाते हैं। सबसे अधिक जो बंदरगाह वो पश्चिमी तट पर ही पाए जाते हैं। सबसे अधिक जो बंदरगाह वो पश्चिमी तट इस वाले क्षेत्र पे पाए जाते हैं, ठीक है। और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो आपके मुंबई हो गया, कांडला, मर्मुगोवा, जांजिरा, उडुपी, कोचीन, ये सभी पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। बाकी पूर्वी तट पे जो बंदरगाह पाए जाते हैं या जो बंदरगाह स्थित है भारत के, आपके विशाखापत्तनम है, हल्दिया है, पारादीप, एन्नौर, ये सभी बंदरगाह पूर्वी तट पे स्थित है, ठीक है। तो एन्नौर बंदरगाह आपके पूर्वी तट पर स्थित है, ऑप्शन है इसका सही है। अंडमान निकोबार द्वीप का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक निम्नलिखित में से कहाँ है? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, बड़ा निकोबार या फिर कार निकोबार? इसका सही आंसर ए है। उत्तरी अंडमान पर स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि तमिलनाडु और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, दक्कन पास या फिर पाक स्ट्रेट? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पाक स्ट्रेट जो है यह तमिलनाडु और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें तो यह मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। यह है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। 9 डिग्री चैनल जो है यह मिनिकॉय आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है, ठीक है। पाक स्ट्रेट यह तमिलनाडु और श्रीलंका को एक दूसरे के से अलग करता है या फिर इन दोनों के बीच में स्थित है। और जो दक्कन पास है यह लघु अंडमान या आपके लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में स्थित है, ठीक है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हालदा तंजानिया, कुंगा या कुंग कालाहारी, अपाचे कनाडा और योनोमनी वेनेजुएला? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए अपाचे जनजाति यह संयुक्त राज्य अमेरिका की है। अपाचे जनजाति जो है यह कनाडा नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जनजाति है अपाचे, ठीक है। जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर कहाँ का है? अपाचे हेलीकॉप्टर चिनूक जो वहाँ पे प्रचंड हवा मतलब पवन चलती है, ठीक है। और अपाचे हेलीकॉप्टर भी कहाँ का है? अमेरिका का ही। और इसी जो हवा चलती है अपाचे या सॉरी जो जनजातियाँ पाई जाती हैं इसी जनजाति के नाम पर अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर का नाम पड़ा है, ठीक है। ठीक, याद रखिएगा यह जनजाति कहाँ की है? अमेरिका की है। हल्दा जनजाति पाई जाती है तंजानिया में, कुंग जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है और यूनोमनी जनजाति वेनेजुएला में निवास करती है। इसका सही आंसर सही है। नगरीय भूगोल के क्षेत्र में लेविस ममफोर्ड और पैट्रिक गेडिस का महत्वपूर्ण योगदान है।
गिरीज को यूरोप में नगरीय भूगोल का जनक माना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है। एशिया महाद्वीप पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यह आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है लगभग 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। मालदीव के बारे में देखिए, यह दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र है और यह भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? अभी ऊपर हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हैं, सही आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को एक दूसरे से अलग करता है, ऑप्शन सी। पनामा नहर के बारे में देखिए, पनामा नहर स्थलखंड को काट करके बनाई गई है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर अर्थात अटलांटिक महासागर को एक दूसरे से जोड़ती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर के 15 हो गई। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, दूसरा। ठीक है, दूसरा गलत है। देखिए, अभी वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो महारत्न कंपनी, जैसे जब इसे आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसको जब महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था तो महारत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर के 14 हो गई थी। लेकिन वर्तमान समय में भारत में अगर ये पूछे कि महारत्न कंपनियां कितनी हैं तो 15 ही हैं। ठीक है, 15 ही हैं, तो इसका भी हो जाएगा। उस समय की अगर हम बात करें, अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा देने के बाद जो महारत्न कंपनियों की संख्या है वो बढ़कर के 14 हुई थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या 15 है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, अर्थात दूसरा गलत होना चाहिए। ठीक, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष विजय किशोर राहतकर को बनाया गया है। विजय किशोर राहतकर राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी है और इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। इसका सही आंसर फिर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किन 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों को गोवा में लॉन्च किया गया था? इन जहाजों का नाम क्या है? इन जहाजों का नाम है अदम्य और अक्षर। अदम्य और अक्षर, ऑप्शन बी। 2024 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के बारे में देखिए, 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार हांगकांग को प्रदान किया गया था। हांगकांग ये जापान के नागरिक हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि हांगकांग की अगर हम बात करें, हांगकांग यह जापान नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया के नागरिक हैं। सही आंसर इसका ये हो जाएगा ऑप्शन। अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार डेरॉन एशमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया था। अर्थशास्त्र 2024 का नोबेल पुरस्कार संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए प्रदान किया गया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन जो COP16 जो हुआ था 2024 में, ठीक है, जैव विविधता पर जो आपका CBD वाला हुआ था। ठीक है, इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। COP16 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुनमिंग जैव विविधता कोष को लॉन्च किया था। COP16 में एक नया वित्तीय तंत्र कैली फंड की स्थापना की गई थी। इसके बारे में सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए कि 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक अमेरिका में जो संयुक्त राष्ट्र है इसके जैव विविधता सम्मेलन COP24 जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसका जो आयोजन है कैली कोलंबिया में किया गया था। ठीक, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। कुनमिंग जैव विविधता कोष को चीन सरकार द्वारा 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान से 16वें जो COP16 है इसमें लॉन्च किया गया था, न कि अमेरिका ने लॉन्च किया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत विकासशील देशों में 2030 तक एजेंडा SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके साथ साथ 2050 तक अन्य जो लक्ष्य हैं इनको भी प्राप्त करने की बात की गई है। ठीक है, और कोलंबिया के कैली में आयोजित COP16 में एक नया वित्तीय तंत्र की स्थापना की गई थी और इसे ही कैली फंड के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 3, केवल 3 सही है, पहला दूसरा गलत है। कुनमिंग घोषणा यह लॉन्च किया गया था चीन द्वारा। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन पेरिस फ्रांस नहीं बल्कि यह कहाँ किया गया था? इसका जो आयोजन किया गया था यह आपके कोलंबिया के कैली में किया गया था। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों गलत हो जाएगा। 3 अक्टूबर 2024 को ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित कर दी।
प्रशांत महासागर में स्थित चागोस द्वीप समूह पर 1814 में ब्रिटेन ने अपना दावा किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है, ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, यूके द्वारा इस पर जो अधिकार किया गया था ये 1814 पूछा कौन सा विकल्प? 1814 में ब्रिटेन ने अपना दावा किया था। प्रशांत महासागर, यह प्रशांत महासागर में नहीं स्थित है। जो चागोस द्वीप है यह हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। हिंद महासागर में स्थित है, ठीक। और 1814 में ब्रिटेन ने इस पर दावा किया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। और वर्तमान समय में चागोस द्वीप समूह को 99 वर्ष के लिए लीज पर दे दिया गया है अमेरिका को। 22 अक्टूबर 2024 को प्रदान किए गए 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार गुजरात को दिया गया। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी का जो पुरस्कार है वो बोलांगीर ओडिशा को दिया गया। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 22 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की जो स्थापना है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। और इसकी जो स्थापना है, यह पुरस्कार जो पहली बार दिया गया था 2018 में दिया गया था। और 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो दिया गया 9 श्रेणियों में टोटल 38 लोगों को या 38 राज्यों में टोटल ये बांटा गया है। और सर्वोत्तम राज्य का जो पुरस्कार है वो उड़ीसा को प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश को दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को दूसरा प्राप्त हुआ था। और सर्वोत्तम जिले का जो पुरस्कार है वो गांदरबल जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ था, ठीक है। सर्वोत्तम जिले का पुरस्कार गांदरबल जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ था, ठीक। और इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय के अंतर्गत या सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, एक इसमें क्या है, ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो पुल्लमपारा केरल जो तिरुवनंतपुरम में स्थित है उसे प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और गुजरात को नहीं, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में जो राज्य का पुरस्कार है यह गुजरात नहीं बल्कि उड़ीसा को प्राप्त हुआ है, ठीक है। उड़ीसा को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश को दूसरा। राजकुमार हिरानी को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। राजसी बिड़ला को 25वां लाल शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को और संयुक्त राष्ट्र दिवस 22 अक्टूबर को। कौन इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस की अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है, ठीक है, वह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। कौन इसमें से सुमित नहीं है? विजय राहतकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश, यह तो इस समय गलत हो जाएगा, ठीक है। मार्क रूटो नाटो के नए सचिव और क्लाउडिया शिनबॉर्न यह इंडोनेशिया की नई राष्ट्रपति। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इंडोनेशिया की जो राष्ट्रपति बनी है, इंडोनेशिया की जो राष्ट्रपति बनी है वो कौन है? देखिए, क्लाउडिया शिनबॉर्न जो है या मैक्सिको की क्या है राष्ट्रपति है, मैक्सिको की। और वर्तमान समय में ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इस समय संजीव खन्ना नहीं, अभी कुछ दिन पहले जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके द्वारा जो है कोई शपथ लिया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चीफ जस्टिस शायद गवाही बने हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन जो संयुक्त अरब अमीरात यूएई है वहां पे किया गया था। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा करके T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब जीत लिया। इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में ट्रैकोमा को खत्म करने वाला तीसरा देश बन गया है। नेपाल और श्रीलंका यह उपलब्धि पहले ही हासिल कर चुके हैं। ट्रैकोमा एक प्रमुख अनुवांशिक मस्तिष्क रोग है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात इसमें क्या पूछा कि कौन सा विकल्प गलत है, तो दूसरा और तीसरा गलत है, पहला आपका सही हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। ट्रैकोमा की बात करें या आँख से संबंधित, मस्तिष्क नहीं बल्कि आँख से संबंधित रोग है, ठीक है, आँख से संबंधित रोग है। और भारत से पहले इसे खत्म करने की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया का भारत तीसरा देश है और भारत से पहले नेपाल और म्यांमार द्वारा इस रोग को खत्म कर दिया गया, ठीक है, नेपाल और म्यांमार द्वारा, ठीक। नेपाल पहले नंबर पे है
और श्रीलंका नहीं बल्कि म्यांमार है, म्यांमार दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का विकास गुजरात के लोथल में किया गया है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ज्ञात बंदरगाह शहर है। लोथल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया जा चुका है। इसका सही आंसर क्या है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है और इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अर्थात तीनों विकल्प सही है। सितंबर 2024 में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी की गई विश्व प्रतिभा सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। इस सूचकांक में कुल 67 देशों को शामिल किया गया था। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है और भारत इसमें 58वें नंबर पे है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात तीनों विकल्प सही हैं। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग के रूप में का गठन अधिसूचना जारी किया और विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है। कौन सा विकल्प सही सुमित नहीं है? हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की नई राष्ट्रपति, मिशेल बर्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, संतोष कश्यप भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच और राजा रणधीर सिंह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिन अमर सूर्या यह श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है, न कि राष्ट्रपति। बाकी विकल्प आपके सही हैं। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी गई है। इनमें उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज को भी शामिल किया गया है। इसका सही आंसर है सी, दोनों विकल्प सही हैं। अम्लीय वर्षा में जल निकायों का पीएच मान घट जाता है। अम्लीय वर्षा में उपस्थित नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल जलीय पारिस्थितिक तंत्र में घुल करके अम्लीय अम्ल बनाते हैं, या कह सकते हैं कि उसे अम्लीय कर देते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, दोनों विकल्प सही हैं और आगे की सही व्याख्या करता है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक जिसने पर्यावरणीय चेतना को प्रेरित किया है, किसके द्वारा इसकी रचना की गई है? यह इसके जो लेखक हैं वह रैचल कार्सन है, रैचल कार्सन, ऑप्शन बी हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता अधिक होने पर उसका स्थायित्व बढ़ता है। अधिक जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र को प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति अधिक लचीला बनाता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं और आगे की सही व्याख्या करता है। पारिस्थितिक तंत्र में अगर जैव विविधता अधिक होता है तो एक जो जीव है, एक जीव या फिर जंतु अपने भोजन के लिए या फिर अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी एक पर निर्भर न होकर के इसके पास बहुत से विकल्प होते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन इससे भी प्राप्त कर सकता है, इससे भी प्राप्त कर सकता है, उसके साथ साथ यहाँ पे लचीलापन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है बहुत से विकल्प होते हैं जिनके माध्यम से ये अपनी उत्तरजीविता कायम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा और आगे की सही व्याख्या करता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 नए वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय चिंताओं को पहली बार औपचारिक मंच प्रदान किया था और इसी सम्मेलन में सतत विकास शब्द की अवधारणा पहली बार स्थापित की गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है। देखिए, सतत विकास की जो अवधारणा है वो सबसे पहले ब्रुटलैंड रिपोर्ट जो आई थी, जो आपका ब्रुटलैंड रिपोर्ट आया था, इसमें सबसे पहले आई थी। ठीक है, और यह रिपोर्ट कब तक का है? यह रिपोर्ट 1987 का है। 1987 में इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था और इसी में सबसे पहले सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। ठीक है, ब्रुटलैंड रिपोर्ट में, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। भारत ने इंडिया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत किस श्रेणी के लिए सबसे पहले क्रेडिट कार्ड जारी किया है? सौर ऊर्जा उत्पादन, जलवायु अनुकूल खेती, वृक्षारोपण या फिर अपशिष्ट प्रबंधन। इसका सही आंसर सी है, वृक्षारोपण के लिए। कुछ भौगोलिक क्षेत्र और प्रमुख विशेषता दी गई है, उससे आपको सम्मिलित करना है। बात करें अगर हिमालय की, हिमालय की प्रमुख विशेषता क्या है? हिमालय सर्वाधिक ऊंचाई, कम तापमान यहाँ पे देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट अधिक वर्षा, उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह थार मरुस्थल कम वर्षा और उच्च तापमान देखने को मिलता है। सुंदरवन ज्वारीय दलदल और मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर ए हो जाएगा, ये इसका सही है। पर्यावरणीय संस्थाएं और संधियां दी गई हैं और कार्यभूमि, जैसे यूएनईपी की बात करें, यूएनईपी जब वैश्विक पर्यावरणीय मामलों का समन्वय करता है, वैश्विक पर्यावरणीय मामलों का समन्वय करता है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ये, वैश्विक पर्यावरण नीति मामलों का समन्वय होता है। आईपीसीसी की अगर हम बात करें, जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का कार्य आईपीसीसी करता है। आईयूसीएन संकटग्रस्त प्रजातियों को रेड सूची में क्या करता है? जारी करता है, रेड सूची।
संकटग्रस्त प्रजातियों या वृक्षों वगैरह के लिए, साइट्स या दुर्लभ वन्यजीवों के व्यापार को नियंत्रित करता है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। 1 2 3 4। राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई? मथुरा, सहारनपुर, आगरा या फिर मेरठ? यह किया गया है आपके मथुरा में। ठीक है, मथुरा में ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और यहीं पे मोर का संरक्षण हो रहा है, तो इसे एक दूसरे से आपको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के किस हिस्से को गन्ना बेल्ट कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस हिस्से को गन्ना बेल्ट कहते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है इसको गन्ना बेल्ट कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य के किन जिलों में नौ पाषाणी का स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़? फुट के हिसाब से बताइए। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अर्थात इन सभी स्थलों से प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रतापगढ़, इन सभी स्थलों से नौ पाषाणी का स्थलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो तराई वाले क्षेत्र में, तराई बेल्ट में होती है, जो इसके अंतर्गत आपका बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण क्रम उत्तर प्रदेश के जिलों का सही क्रम क्या होगा? देखिए, उत्तर से दक्षिण अगर हम इन्हें हम लगाते हैं उसमें आ जाएगा आपका सिद्धार्थ नगर, उसके बाद संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। ऑप्शन बी। कौन इसमें से सही सम्मिलित नहीं है? आल्हा बुंदेलखंड में प्रचलित है, बिरहा पूर्वांचल में, चैती रुहेलखंड में और कजरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कजरी। कजरी एक प्रसिद्ध लोकगीत और लोक नृत्य है जो भोजपुरी क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है और यह वर्षा ऋतु में लोकगीत किया मतलब गाया जाता है या फिर से इसका आयोजन किया जाता है, सावन के महीने में होता है। और इसकी अगर हम बात करें मुख्य रूप से जो प्रचलित है, यह पश्चिमी क्षेत्र नहीं बल्कि पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा सबसे अधिक पाई जाती है? लाल दोमट, जलोढ़ दोमट, बलुई दोमट या फिर लाल व काली मिश्रित? इसका सही आंसर बी है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जलोढ़ दोमट प्रकार की मृदा पाई जाती है, बी हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? हिंदी संग्रहालय प्रयागराज में है, पंक्षी संग्रहालय बलिया में, गांधी म्यूजियम लखनऊ में और बुंदेलखंड संग्रहालय जालौन में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पक्षी संग्रहालय बलिया में नहीं है। ठीक है, पक्षी संग्रहालय बलिया में नहीं। पक्षी संग्रहालय की अगर हम बात करें या कहाँ पे है, या आपके उन्नाव में है, उन्नाव में, तो बी हो जाएगा। कौन इसमें सही सुमेलित है? लक्ष्मी ताल है मिर्जापुर में, सुराहा ताल गोरखपुर, कीठम ताल या कीठम झील आगरा और गोमत ताल लखीमपुर। कौन इसमें से सही सुमेलित है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कीठम ताल आगरा में। बात बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मी ताल की अगर हम बात करें यह झांसी में है। ठीक है, और लक्ष्मी ताल इसे झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई हैं उनसे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, उनसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। सुराहा ताल की बात करें, सुराहा ताल जो है यह बलिया में है, बलिया में है। और गोमत ताल है आपका पीलीभीत में, पीलीभीत में। ठीक है, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और अकबर का मकबरा। कौन इसमें शामिल नहीं है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर का मकबरा नहीं शामिल है। बाकी आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल, तीनों शामिल है। ऑप्शन डी। वन जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन जो CMS है, इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका जो प्राथमिक लक्ष्य है वो प्रवासी प्रजातियों और उनके आवासों का संरक्षण करना। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय आय की अवधारणा से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP की गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP के मूल्यह्रास करके किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित समस्त आय को जोड़ती है, जिसमें मजदूरी, लाभ, किराया और ब्याज शामिल होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। GDP और इसकी सीमाओं के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की जनसंख्या के जीवन स्तर का सूचक है। GDP पर्यावरणीय गिरावट और प्राकृतिक संसाधनों की कमी को ध्यान में रखने में विफल रहता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। भुगतान संतुलन BOP के बारे में देखिए। चालू खाते में वस्तुओं, सेवाओं, आय और चालू स्थानांतरण में व्यापार शामिल होता है। पूंजी खाते में अधिशेष विदेशी पूंजी के बहिर्गमन को दर्शाता है। भुगतान संतुलन में त्रुटियां और चूक दर्ज लेन देन और वास्तविक आर्थिक गतिविधि के बीच विसंगति को दर्शाती है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत है।
पूंजी खाते में अधिशेष विदेशी पूंजी के बहिर्गमन को दर्शाता है, ये आपका गलत है। ठीक है, आईएमएफ के बारे में देखिए, आईएमएफ भुगतान संतुलन का सामना कर रहे सदस्यों को अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आईएमएफ का प्राथमिक कार्य विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। आईएमएफ का वित्त पोषण मुख्य रूप से सदस्य देशों के योगदान से प्राप्त होता है, जिसे कोटा कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, आईएमएफ के बारे में तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों विकल्प आईएमएफ के बारे में सही है। भारत की मौद्रिक नीति के बारे में, भारत की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और मुद्रा को स्थिर करना। मौद्रिक नीति समिति रेपो दर और अन्य प्रमुख नीतिगत दरों में निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। ब्याज दरों पर एमपीसी के निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए आईएमपीसी की अगर हम बात करें, इसके जो मौद्रिक नीति द्वारा लिए गए निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक के लिए बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तीसरा। तरलता की कमी की स्थिति में आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। आरबीआई भारत में केवल वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ करके। आरबीआई रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में जैसे मौद्रिक नीति उपकरणों के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अर्थात पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। दूसरे में क्या कह रहा है कि आरबीआई केवल वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है, आपका गलत हो जाएगा। आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो इन सभी का नियंत्रण आरबीआई के पास ही होता है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। बैंकिंग विनिमय अधिनियम, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 भारत में वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना और विनियमन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम आरबीआई को किसी बैंक के प्रबंधन को हटाने का अधिकार देता है और यही वह निर्धारित मानदंडों का पालन करने में विफल रहता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम भारत में केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए और 2, अर्थात पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो है यह भारत में सार्वजनिक बैंकों के साथ साथ निजी बैंकों पर भी लागू होता है। ठीक है, निजी बैंकों पर भी, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन से। सापेक्ष गरीबी की संकल्पना के अनुसार देश की प्रति व्यक्ति औसत आय से कम आय वर्ग को आय को निर्धन माना जाता है। भारत में न्यूनतम कैलोरी उपभोग से जुड़ी निर्धनता की परिभाषा गरीबी का निरपेक्ष मापक है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में, प्राकृतिक गैस कौन इसमें जो मूल उद्योग में कौन शामिल नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को बता दिया गया, जो कोर सेक्टर है और इसके अंतर्गत जो 8 सेक्टर आते हैं उन्हीं को बताना है। ठीक है, सीमेंट, वस्त्र उद्योग और उर्वरक कौन इसमें शामिल है? जो आपका कोर सेक्टर है उसके अंतर्गत कौन नहीं आता है, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। वस्त्र उद्योग इसमें नहीं आता, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बाकी कोयला हो गया, विद्युत हो गया, इस्पात हो गया। ठीक, कौन सी संस्था भारत में घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक है? डी, जो आपका डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, जो DSIB है, इसका फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। कौन इसकी कैटेगरी में आता है और इसके अंतर्गत किन बैंकों को रखा जाता है? देखिए इसके अंतर्गत उन बैंकों को रखा जाता है जिन बैंकों का प्रभाव पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। अगर इन बैंकों की दिवालिया या फिर इन बैंकों में अगर कोई उतार चढ़ाव पर होता है तो उस देश की इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। ठीक है, तो DSIB बैंक के अंतर्गत किसे रखा गया है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग या फिर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, किसके द्वारा घोषित किया जाता है DSIB की? देखिए DSIB की घोषणा करता है RBI। ठीक है, RBI। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से बैंक हैं? आपका SBI है, ICICI है, ठीक है, HDFC है। ठीक, इन तीनों बैंकों को DSIB के अंतर्गत वर्तमान समय में रखा गया है। CPI का उपयोग आमतौर पर भारत में निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? GDP, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी या फिर राजकोषीय घाटा। CPI का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो उपयोग किया जाता है यह मुद्रास्फीति मापने के लिए होता है। किन उद्योगों की स्थापना से पूर्व अनिवार्य लाइसेंस की आवश्यकता होती है? मादक पेय पदार्थ, भारी मशीनरी, रक्षा उपकरण या फिर औद्योगिक विस्फोटक। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अर्थात अगर मादक पेय पदार्थ से संबंधित लेना है
ठीक है। इसके लाइसेंस की आवश्यकता होती है रक्षा उत्पाद और औद्योगिक विस्फोटक, इन सब से संबंधित अगर आपको किसी कंपनी या फैक्ट्री की स्थापना करनी तो आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। भारतीय संविधान सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत इकहरी भारतीय नागरिकता वाली दोहरी राज्य व्यवस्था रखी गई है। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व की संकल्पना पर अधिक बल दिया गया है। भारत में अदालत न केवल विधि की संवैधानिकता का निर्णय कर सकती है अपितु प्रशासनिक कृतियों के प्रक्रियागत भाग का भी पुनरीक्षण कर सकती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका भी सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। भारत में राज्यों के मध्य अथवा राज्यों एवं संघ के मध्य अधिकार क्षेत्र तथा शक्तियों के वितरण के संबंध में उत्पन्न विवादों के विवेचन का कार्य किसे सौंपा गया है? यह अधिकार जो प्राप्त है या उच्चतम न्यायालय के पास है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। भारतीय संविधान मूल अधिकारों के प्रवर्तन तंत्र तथा उसकी क्रियाविधि का निर्धारण करता है। भारतीय संविधान व्यक्तियों के अधिकार तथा समाज के हितों के साथ साथ राज्य की सुरक्षा की जरूरतों के बीच एक संतुलन का चित्रण प्रस्तुत करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? कोर्ट के हिसाब से बताइए। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अर्थात दोनों विकल्प सही हैं। उद्देशिका में न्याय की परिभाषा सामाजिक, आर्थिक और नैतिक न्याय के रूप में की गई है। संविधान सभा के द्वारा पारित उद्देशिका में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। उद्देशिका में न्याय की जो परिभाषा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और नैतिक नहीं, राजनीतिक न्याय है तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। और इसके अंतर्गत उद्देशिका में जिस रूप में संविधान सभा में पारित किया गया, जैसे उसमें कहा गया था कि हम भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी शब्द ये आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवादी शब्द जो है इसे तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और मूल संविधान में समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, तो ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। बाकी अभी वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है। ठीक है। और समाजवादी शब्द जिसे 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था एवं बुनियादी विशेषता है जिसे किसी भी संवैधानिक संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता। गणराज्य की संकल्पना उस राज्य का प्रतीक है जिसमें शासक सर्वोच्च होता है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला आपका सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है। नीति निर्देशकता तो के बाद देखिए राज्य की जो नीति निर्देशक दिया गया है ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भाषा का प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करे, लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान में कहाँ पे वर्णित किया गया है? देखिए इसका जो उल्लेख किया गया है क्वेश्चन में ही बता दिया है, नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक, सही आंसर डी हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका में निहित शब्दों या शब्द में उन सभी तत्वों का समावेश किया गया है जिन्होंने बाद में संविधान के मूल अधिकारों वाले भाग में मूर्त रूप दिया। उद्देशिका में प्रतिष्ठा, अवसर तथा सुविधाओं की समानता की संकल्पना का समावेश किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला आपका सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो आपका है जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के अधिकार की सकारात्मक संकल्पना दी गई है। उसके साथ साथ उन विभिन्न स्वतंत्रताओं का समावेश है जिन्होंने बाद में संविधान के मूल अधिकार वाले भाग में मूर्त रूप ले लिया और इन्हें व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। और उद्देशिका में केवल प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता की संकल्पना का समावेश किया गया है। इसमें कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू भी देखने को मिलता है। तो ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। संविधान ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया है कि वे अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति की संरक्षा करें और उन्हें अपनी इच्छा की शिक्षा संस्थान संचालित करने का भी अधिकार दिया गया है। और यह जो प्रावधान है किसमें किया गया है? यह जो है आपके मूल अधिकार में देखने को मिलता है। मूल अधिकार में अनुच्छेद 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से ही संबंधित है। मूल संविधान में भारत को स्पष्ट रूप से पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण के अतिरिक्त जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसके बारे में कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा सही, पहला गलत है। ठीक है। भारतीय संविधान में किसी व्यक्ति के नागरिकता की अर्जन तथा निरसन के तरीके के बारे में विधि निर्धारित किया गया है। संसद नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा भी विनियमित कर सकता है।
इसका सही आंसर क्या है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला आपका सही, दूसरा गलत है। संसद नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा भी विनियमित कर सकता है, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांतों को कानूनी रूप देता है। अधिवास का संबंध सामान्यतः व्यक्ति के उस आवास से होता है जहां वह स्थायी आधार पर रहने का इरादा रखता है। इसका सही आंसर सी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्रांति दी गई है, उससे संबंधित कौन सा विकल्प इसमें से सही है। तिलहन पीली क्रांति, मछली नीली क्रांति, दूध श्वेत क्रांति और दाल एवरे ग्रीन क्रांति या शरद क्रांति। ठीक है, कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। ठीक है, एवरे ग्रीन की अगर हम बात करें MS स्वामीनाथन द्वारा, इसका उद्देश्य है सतत कृषि, इसका उद्देश्य था सतत कृषि, परंतु यह विशेष रूप से दालों से संबंधित नहीं था। ठीक है, और तो याद रखिएगा एवरे ग्रीन की अगर हम बात करें तो वह सतत कृषि से संबंधित है। ठीक है, बाद में कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है। कपास की कृषि जो की जाती है वो काली मिट्टी में की जाती है, और काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में देखिए, प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध बीमा कवरेज प्रदान करना, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, फसल विफलता की स्थिति में किसान की आय को स्थिर करना, केवल उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला और तीसरा। ठीक है, इसमें पूछा क्या है कि कौन जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, कुछ जलवायु क्षेत्र दिया गया और उसकी प्रमुख फसल दी गई, उसे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, उससे सम्मिलित करना है। बात करें अगर बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से दाल वाल का उत्पादन होता है। ठीक है, जो दलहनी फसल है उसका उत्पादन किया जाता है, जैसे मोटे अनाज जो हो गए। ठीक, तराई और भाबर वाले क्षेत्र में जो उत्पादन होता है मुख्य रूप से धान गेहूँ वगैरह जो क्षेत्र है यह होता है। पश्चिमी मैदान की बात करें, पश्चिमी मैदान में गन्ने का उत्पादन होता है और विंध्य क्षेत्र में मूंगफली का। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 3 2 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। MSP के बारे में देखिए, MSP की घोषणा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा की जाती है। CACP 23 फसलों के MSP की सिफारिश करती है। MSP आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनी रूप से लागू होता है। गेहूं और धान की खरीद MSP के तहत सबसे अधिक होती है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 1 2 4 सही, तीसरा गलत है। तो इसमें क्या कह रहा है कि MSP आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनी रूप से लागू होती है, यह गलत है। MSP को कानूनी रूप नहीं दिया गया, ठीक है, यह कानूनी द्वारा लागू नहीं होता है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। 1 2 4 सही, तीसरा गलत। भारत में जैविक खेती के बारे में देखिए। जैविक खेती में आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीवों का प्रयोग किया जाता है। सिक्किम भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य है। पारंपरिक कृषि विकास योजना क्लस्टर आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देता है। जैविक उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। ठीक है, चौथा गलत है। जैविक उत्पादों का जो विनियमन होता है वो फसाई और एपीडा द्वारा मिलकर के संयुक्त रूप से किया जाता है। ठीक है, एपीडा द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तो सही आंसर इसका ये है। नेक्स्ट देखिए, इसे कुछ फसल दिए गए हैं और मिट्टी प्रकार उस फसल का उत्पादन किस मिट्टी में होता है उससे आपको सम्मिलित करना है। बात करेगा जूट का उत्पादन। जूट का जो उत्पादन होता है जलोढ़ मिट्टी में होता है। चाय का उत्पादन लैटराइट मृदा में, बाजरा का बलुई मिट्टी में और नारियल का काली मिट्टी में। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जूट का उत्पादन जलोढ़ मृदा में किया जाता है, बात बिल्कुल ठीक है। बाजरा का बलुई दोमट मिट्टी में, ये बात भी ठीक है। बाकी आपके सही होंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, चाय की बात करें, चाय का जो उत्पादन है अम्लीय अच्छी जल निकासी वाली जो ह्यूमस युक्त दोमट मिट्टी होती है इसमें चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, न कि लैटराइट मृदा में। और नारियल का जो उत्पादन होता है नारियल तटीय क्षेत्रों की लाल और लैटराइट मिट्टी में होती है। ठीक है, तो पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा गलत हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ रोग दिए गए हैं और कारक दिया गया है, उससे आपको सम्मिलित करना है। कुछ रोग और कारक दिए गए हैं, उससे आपको सम्मिलित करना है। गेहूं का रस्ट रोग, गेहूं का जो रस्ट रोग है यह किसकी वजह से होता है? गेहूं का रस्ट रोग होता है फफूंद की वजह से। सिट्रस कैंकर,
सिट्रस कैंकर रोग किसके कारण होता है? सिट्रस कैंकर रोग जो है यह होता है आपके किसकी वजह से, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए गेहूं का रस्ट रोग फफूंदी के कारण, सिट्रस कैंकर रोग बैक्टीरिया के कारण, लेट ब्लाइट फफूंदी और लीफ कर्ल विषाणु। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है 1 2 3 4। ऑप्शन है इसका सही है। दालों की खेती सामान्यतः अनाज फसलों के साथ फसल चक्र में किया जाता है। दालें सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति करती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ड्रिप सिंचाई के संबंध में देखिए, यह जल को सीधे जड़ों के क्षेत्र में पहुंचाती हैं। यह जल की बर्बादी और खरपतवार की वृद्धि को कम करती हैं। यह धान जैसी जल प्रधान फसलों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। यह उर्वरक की दक्षता को बढ़ाती हैं। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1 2 4 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। यह धान जैसे जल प्रधान फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है, यह गलत है। ठीक है, ड्रिप सिंचाई की अगर हम बात करें, ड्रिप सिंचाई जो बूंद सिंचाई के नाम से भी इसे जाना जाता है और यह धान जैसी बाढ़ आधारित फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह बागवानी, कपास, गन्ना आदि जैसे जो फसल हैं, मतलब कह सकते हैं कि बागवानी फसलों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। एमएसपी की सिफारिश करने वाली जो संस्था है, किस संस्था द्वारा एमएसपी की सिफारिश की जाती है? देखिए सीएसीपी जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, इसके द्वारा एमएसपी की सिफारिश होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें बताना है धान स्टेम बोरर जो कीट है, स्टेम बोरर कीट धान में लगता है, कपास में बालवर्म, गेहूं में एफिड्स और गन्ना में रेड रॉट फफूंदी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। चौथा गलत है। ठीक है, देखिए गन्ना का जो रेड रॉट रोग होता है वह किसी कीट से नहीं बल्कि फफूंदी से होता है। ठीक है, कीट्स नहीं बल्कि फफूंदी से होता है, तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक, और यह जो होता है रेड रॉट नहीं, ये जो रेड रॉट होता है फफूंदी जो होती है वो आपका कोलेट्रेरियम फैकेल्टम नामक एक आपका फफूंदी है, उसके कारण होता है। ठीक है, भारत में कृषि वानिकी के बारे में देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। कृषि वानिकी एक ही भूमि पर कृषि और वानिकी प्रथा का संयोजन है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 में प्रारंभ किया गया था। कृषि वानिकी मृदा अपरदन को कम करता है और जैव विविधता को बढ़ाता है। यह वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कानूनी रूप से विनियमित होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। चौथा आपका गलत है। ठीक है, यह वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कानूनी रूप से विनियमित होता है, यह आपका गलत है। ठीक है, देखिए निजी भूमि पर की गई कृषि वानिकी वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है जब तक कि उसे वन घोषित न किया गया हो। ठीक है, भारत में कृषि का क्षेत्र जल उपयोग दक्षता कम है। भारत में कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता कम है। धान जैसी फसलों में मुख्य रूप से बाढ़ सिंचाई पद्धति का उपयोग जल उत्पादन को कम करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है और इसका सही आंसर ये हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। गति के नियम के बारे में देखिए, कोई पिंड तब तक विराम एवं एक समान गति की अवस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। बल किसी पिंड की त्वरण में परिवर्तन की दर है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग पिंडों पर कार्य करते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। बल किसी पिंड की त्वरण में परिवर्तन की दर है, ये आपका गलत है। बल की अगर हम बात करें, संवेग में परिवर्तन की दर है, न कि त्वरण में परिवर्तन। ये जो परिवर्तन होता है, यह संवेग में परिवर्तन होता है, न कि त्वरण में। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ भौतिक राशियां दी गई और मात्रक दिया गया, उससे आपको सम्मिलित करना है। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक पास्कल है, शक्ति का वाट है, विद्युत आवेश का कूलाम और कार्य का जूल है। सही आंसर ये हो जाएगा। एक लड़का एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंकता है। वायु प्रतिरोध की अपेक्षा करते हुए गेंद को हाथ में लौटने में कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लगभग 4 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन इसमें से ओम के नियम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? देखिए, धारा स्थिर प्रतिरोध पर वोल्टेज के समानुपाती होता है, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम्स को रखता है? किसके द्वारा रखा जाता है? यह लाइसोसोम्स द्वारा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस मानव अंग को आरबीसी का शमशान कहा जाता है? आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लीहा को। ठीक है, प्लीहा को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यकृत की शरीर में होम्योस्टैसिस बनाए रखने की बहुआयामी भूमिका को सबसे अच्छी तरह से समझाता या वर्णन करता है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, यह एक चयापचयी केंद्र के रूप में कार्य करता है। विषहरण ग्लाइकोजन भंडारण
प्लाज्मा प्रोटीन संश्लेषण और पित्त उत्पादन मुख्य रूप से यह उत्तरदायी है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर में होम्योस्टैसिस बनाए रखने में गुर्दे की भूमिका को सही रूप से स्पष्ट करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, गुर्दे पराशरण दाब ऑस्मेटिक जो प्रेशर है इसको नियंत्रित करते हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को निष्कासित करते हैं, अम्लीय क्षार संतुलन बनाए रखते हैं और एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स का स्रावण करते हैं। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बीमारी और उसके कारक जीव और संचरण विधि के साथ सही सुमिलित है? तपेदिक, दूषित जल, मलेरिया, मच्छर के काटने से, डेंगू, जल मुख मार्ग में, टाइफाइड, वायुवाहित कण। कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमिलित है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी विकल्प आपके सही है। बात करें अगर मलेरिया की तो मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, एक सेकेंड, कौन सा विकल्प इसमें सही सुमिलित है? मलेरिया, मच्छर के बाद बिल्कुल ठीक है। मलेरिया जो है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परिजीवी द्वारा होता है और जीवाणु या विषाणु नहीं होता है। ठीक है, मलेरिया की समान जाति यह मुख्य रूप से मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक, बाकी तपेदिक की बात करें, तपेदिक जो है ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है और यह जो है वायुवाहित बूंदों से फैलता है, दूषित जल से नहीं फैलता है। तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, डेंगू की बात करें, डेंगू एक विषाणु वायरल डिजीज है और यह आपका एंडीज एजिप्टियाई मच्छर से फैलता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। टाइफाइड की बात करें, साल्मोनेला टाइफी नामक जो आपका जीवाणु होता है इससे फैलता है विषाणु और यह जो है यह अगर हम बात करें यह वायु से नहीं बल्कि दूषित जल और भोजन करने से फैलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक स्वप्रतिरक्षित विकार उदाहरण है? रूमेटी। कौन सा बीमारी एक स्वप्रतिरक्षित विकार का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा रूमेटी गठिया। इसमें आपको कुछ दैनिक जीवन उपयोग के साथ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची से सोडियम बाइकार्बोनेट या टूथपेस्ट, अपघर्षण, बाइटनर वगैरह में इसका उपयोग होता है। एसिटिक अम्ल की बात करें, सिरके को सक्रिय घटक रसोई के संचय स्वाद एजेंट के रूप में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है स्लेक्ट लाइम के रूप में। ठीक है, और अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक और विस्फोटक के रूप में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रोग फफूंदी निदहने के कारण होता है? देखिए, यह इसका सही आंसर भी हो जाएगा गेहूं का रस्ट रोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिपिंड का सही वर्णन करता है? एंटीबॉडीज का कौन सा एक आपको बताना है, कौन इसका सही रूप से उल्लेख करता है या फिर वर्णन करता है? ठीक है, एंटीबॉडी की। तो इसका देखिए, यह बीजरसिका कोशिकाओं द्वारा प्रतिजनों का प्रतिक्रिया में उत्पन्न एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सी गैस रासायनिक रूप से निष्क्रिय है और नोबेल गैस समूह से संबंधित है? वो कौन सी गैस है? देखिए, यह गैस आपका आर्गन। ऑप्शन सी। मानव नेत्र का वह कौन सा भाग है जो प्रकाश की तीव्रता के अनुसार पुतली के आकार को समायोजित करके उसमें प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करता है? यह कौन सा भाग है? यह आपका आइरिस है, मानव आंख की आइरिस। ठीक, देखिए यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हैं। क्वेश्चन नंबर 124, इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 126, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 128 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 131, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर क्या है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर सी है, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है? न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली। 0 से 6 आयु वर्ग में अधिकतम लिंग अनुपात अरुणाचल प्रदेश का है। स्त्री पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर देखने को मिलता है राजस्थान में। और न्यूनतम जनघनत्व है मिजोरम में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत है। देखिए, न्यूनतम जनघनत्व की अगर हम बात करें वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का जो प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनघनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, न कि मिजोरम का। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16.6% है
और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 8.6% है। शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश, तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। ठीक है, देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश है। अगर यहाँ पे रहता कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य तो आपका मध्य प्रदेश होता। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, बाकी न्यूनतम जनसंख्या महोबा, न्यूनतम जनसंख्या पाया जाता है महोबा में। ठीक है, और न्यूनतम साक्षरता पाया जाता है श्रावस्ती में। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का न्यूनतम या सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो सीतापुर है, न कि सोनभद्र। ठीक है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला अगर पूछेगा, सबसे सर्वाधिक एसटी, तो वो आपका सोनभद्र हो जाएगा, सोनभद्र। और सर्वाधिक एससी तो वो आपका सीतापुर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में हिंदू जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? प्रतिशतता की दृष्टि से वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन है। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए हैं। बाकी हिंदी वाले सेक्शन को इसके अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी हाँ, जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के पेड ग्रुप के बारे में आपका पता कर सकते हैं। और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।